जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की आज 8वीं क्लास होगी, जिसमें हम कल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम को 7:30 बजे ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच को ज्वाइन कर लें, जिसमें हम ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो 100% आप ट्रिपल सी एग्जाम को अच्छे ग्रेड से टॉप करेंगे। एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 क्वेश्चंस की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ट्रिपल सी का एक कंप्लीट पैकेज है और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम से पहले देखना मत भूलिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। इक्कीसवां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of real security and privacy? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग दी गई है। ऑप्शन से आपके हैकर, स्पैम, वर्म या फिर वायरस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पैम। स्पैम वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का एग्जाम्पल नहीं है। हैकर्स क्या हैं आप सभी जानते हैं, जो हमारे डाटा को चुराने का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हैकर। और वर्म क्या है? वह भी एक प्रकार का वायरस ही है, और वायरस तो है ही है। जो कंप्यूटर में कई प्रकार के वायरसेस होते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर की जासूसी करते हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो डाटा को कॉपी करने का काम करते हैं। मीन्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी होते रहते हैं और फाइलों को करप्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट, विंडोज एनटी में एनटी का क्या अर्थ है? न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक, नोवेल टेक्नोलॉजी या नोटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। अब विंडोज एनटी क्या होता है, इसका लोगो कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में विंडोज एनटी से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता था आपका विंडोज एनटी। अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि विंडोज एनटी क्या है। इज अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। मींस माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली फीचर है ना, उसी के परिवार के अंतर्गत आता है। The first version of which was released on July 27, 1993. Means एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कब लॉन्च किया गया था? तो 27 जुलाई 1993 को लॉन्च किया गया था। पहला वर्जन 27 जुलाई 1993 को ही लॉन्च किया गया है। इट इज अ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक क्वेश्चन यहीं से और जनरेट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूजर होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक समय में कई सारे काम कर लेता है, और मल्टी यूजर का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग एक समय में एक से अधिक लोग कर सकते हैं, वही कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब नेक्स्ट, ARPANET नेटवर्क को NSF, NET और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला। ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चंस और कभी कभी उससे कम क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में पूछे आ रहे हैं। तो यहां पर बात हुई है ARPANET की। ARPANET क्या है? विश्व का पहला नेटवर्क इसे माना जाता है ARPANET को। तो स्टार्टिंग में जब ARPA नामक की एक एजेंसी थी, उसको एक काम सौंपा गया कि आपको इंटरनेट का विकास करना, मींस ARPANET का विकास करना है। तो ARPANET नेटवर्क को NSF, NET और कुछ अदर प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर इंटरनेट के रूप में बदल दिया। ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू।
अब ट्रिपल सी एग्जाम में ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि भाई ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए आप सभी, किसी को याद है क्या ARPANET का फुल फॉर्म? तो जी हाँ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट, इक्वल एवरेज 3,4,5 का मान क्या होगा? एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फार्मूले काफी पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क से। कल मैंने आपको समझाया था कि राउंड फार्मूला कैसे काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट था वो आपका। तो यहां पर बात हुई है एवरेज फार्मूले की। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिखाते हैं कि एवरेज फार्मूला कैसे काम करता है। अब यहां पर देखिए, हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया है। हमारे नंबर्स थे 3, 4 और 5, इन्हीं का हमें एवरेज निकालना है। तो किसी भी फार्मूले का उपयोग करने से पहले हमें इक्वल साइन का उपयोग करना होता है। अब इससे संबंधित भी ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फार्मूले की शुरुआत किस साइन के साथ होती है? तो इक्वल साइन के साथ होती है फार्मूले की शुरुआत। अब यहां पर हम एवरेज फार्मूले का उपयोग करेंगे। ट्रिपल सी में कभी कभी पूछ लेता है कि क्या एवीजी नाम का कोई फार्मूला होता है? तो बिल्कुल गलत है, एवीजी नाम का फार्मूला नहीं होता है, एवरेज नाम का फार्मूला होता है। अब यहां पर जो रेंज थी वो हमने सेलेक्ट कर लिया, मीन्स तो नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया, 3, 4, 5 को ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहां पर देखिए हमारा जो एवरेज है, जो औसत है, वो कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो इसको आप एक आसान सी ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हो कि आप इनको कर लो ऐड, है ना। अब जैसे यहां पर देखो, इक्वल 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 4, 3, 7, 5, 12। अब कितनी संख्याएं थी यहां पर? 3 थी, 1, 2, 3। तो अब 12 को 3 से भाग दे दो, जितना आएगा वही आपका औसत हो जाता है। तो किसी भी संख्या का औसत निकालना हो, 3, 4, 5 या अदर जो भी संख्याएं आ जाएं, सबको आप एक साथ टोटल कर लो, फिर देख लो कि नंबर आप मीन्स उसकी काउंटिंग कर लो कितने नंबर्स हैं और उससे डिवाइड कर दो, जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका औसत होगा। तो इस प्रकार से आप औसत निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को और यहां पर राइट आंसर टिक करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अब नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन आपका, NUUP स्टैंड फॉर नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, न्यू यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी पैटर्न, या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बच्चे अभी क्लास से जुड़े हैं, सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करने के लिए शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। तो NUUP का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, न्यू रो और कॉलम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत नई रो और नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस माइनस, मीन्स कंट्रोल के साथ में माइनस, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस प्लस, या कंट्रोल प्लस हैश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल के साथ में प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस का उपयोग करते हैं नई रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे कभी कभी पूछ लेता है कि डिलीट करने के लिए किसका करते हैं, तो कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। अब यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। मान लीजिए कि हमें 3 और 4 के बीच में यहां पर एक नई रो चाहिए। ठीक है, हमें यहां पर एक नई रो चाहिए। यहां पर हमने क्लिक किया और कंट्रोल के साथ में, जैसे यहां पर पूरा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ में प्लस कर देंगे तो यहां पर देखिए कि नई रो इंसर्ट हो गई है। ऐसे यहां पर मान लीजिए हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, कंट्रोल के साथ में हमने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक कॉलम आपका इंसर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस का उपयोग कर सकते हैं। अब इसे डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस के द्वारा हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसे भी डिलीट करना है, कंट्रोल के साथ में माइनस प्लस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 1209,11 का मान क्या होगा?
आज कैल्क के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्लोर फार्मूला भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोर फार्मूले में भी कभी पॉजिटिव में पूछता है और कभी निगेटिव में पूछता है, तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी फ्लोर पूछता है, कभी सेलिंग के बारे में पूछता है। ऑप्शन से आपके 1199, 1210, 1188 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1199। इक्वल फ्लोर 1209, 11 का मान 1199 होगा। अब फ्लोर फार्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप समझ लीजिए। तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है, वैल्यू को डिक्रीज करता है। जैसे कि यहां पर वैल्यू है 97 और दूसरी वैल्यू है 7, है ना। तो 7 को डिवाइड नहीं करना है, 97 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 13.85 आती है। मींस पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है ना। जब डिवाइड नहीं हो रही है तो यहां पर फ्लोर फार्मूला लगाइए, इक्वल फ्लोर 97,7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ गया, 91। मींस वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होकर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 91। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फ्लोर फार्मूले में अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव है, कोई एक वैल्यू FLOOR जैसे कि -97,7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो यह भी एरर आएगा। मींस दो में से कोई भी वैल्यू अगर आपकी निगेटिव है तो आपका आंसर कितना आएगा, हमेशा एरर ही आएगा। फ्लोर फार्मूले को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक आप ये लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए 97,7 था, इंटर किया 91 आ गया। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, जो आपका भागफल आ रहा है, यहां पर जैसे 13.85 आ रहा है तो सेलिंग वाले में इंक्रीज करके 14 किया था, यहां पर इंक्रीज नहीं करना है, जो हमारा भागफल आ रहा है हम इसी को ले लेंगे। तो यहां पर हमने सिर्फ 13 को ले लिया। अब देखिए 13 को मल्टीप्लाई करिए 7 से तो हमारा आंसर कितना आ गया, 91। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर फ्लोर में दोनों वैल्यू निगेटिव हैं, जैसे कि -97, -7 ब्रैकेट क्लोज, तो अब ये काम करेगा किसका, सेलिंग का। देखिए इंटर कर दिया तो -98 आ गया। जब दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी तो सेलिंग करेगा काम फ्लोर का और फ्लोर करेगा काम सेलिंग का, याद रखिए। अब नेक्स्ट, ट्विटर में ऑडियो कितने समय का पोस्ट कर सकते हैं, बताइए। ट्विटर में अगर आप अपना ऑडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो कितनी समय का पोस्ट कर पाएंगे, 5 मिनट का, 240 सेकंड का, 140 सेकंड का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 140 सेकंड का हम ऑडियो पोस्ट कर सकते हैं। कभी कभी पूछता है कि वीडियो कितने सेकंड कर सकते हैं, तो हम 140 सेकंड का वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं। अब ट्विटर क्या है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है। तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है, तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ठीक है, जहां पर हम ट्वीट करते हैं, मीन्स जो भी वहां पर हम अपडेट देते हैं, सूचना लिखते हैं या अपना व्यू देते हैं, उसे हम ट्वीट के माध्यम से जानते हैं, मतलब उसे ट्वीट के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है। विच टाइप ऑफ रिस्क इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर मोबाइल डिवाइस। नेटवर्क सिक्योरिटी, ईज ऑफ डाउनलोड, फिजिकल या एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मोबाइल डिवाइस के लिए फिजिकल, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जोखिम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व आईओटी का तत्व नहीं है। पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी या फिर थिंग्स। आईओटी का मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ट्रिपल सी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है, तो आईओटी का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आईओटी का मतलब क्या है, मेरे से जो चीजें जिसमें बटन्स हों और उसे ऑटोमेटिक किया जा सके वो आईओटी से जुड़ सकती हैं। जैसे कि
आप ऑफिस से घर आए तो दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचे वैसे ही आपका डोर ओपन हो जाए, फिर आप जाके सोफे पर बैठें, सोफे पर बैठते ही रसोई में चाय और कॉफी का ऑर्डर हो जाए, जैसे ही चाय कॉफी आपके पास आए एक स्लो मोशन में म्यूजिक स्टार्ट हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर किस काल्पनिक दुनिया में खो गए, तो भैया यही काल्पनिक दुनिया ही IoT का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी। ठीक है, ये IoT का तत्व नहीं है, उसका एलिमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ GIGO। GIGO का फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट, जीमेल इन, जीमेल आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, या नन ऑफ दीज। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी थोड़ा सा अंतर है। यहां पर GARBAGE है और यहां पर GABRAGE है, मतलब R और B और BR। अब जिसको गार्बेज की स्पेलिंग पता होगी आसानी से राइट आंसर दे सकता है, और इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। जैसे कि आपने सुना होगा ना आम भाषा में कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम थोड़ी ना मिलेगा, उसमें कांटे ही मिलेंगे। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत GIGO का मतलब होता है कि कंप्यूटर को आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार का गलत इनपुट दोगे तो उसका रिजल्ट आपको सही नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है? फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस या फिर बिंग? बताइए। यहां पर आप फेसबुक का भी उपयोग करते होंगे, ट्विटर का भी करते होंगे, माई स्पेस का भी बहुत सारे लोग उपयोग करते होंगे, और बिंग क्या है ये भी आप सभी जानते हैं। तो पिछले दिनों की मीन्स जैसे कि देखते हैं ना कि 1 ईयर एगो मेमोरीज, 2 ईयर एगो मेमोरीज, तो क्या है कि पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाने का काम कौन करता है? तो फेसबुक इसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट है। आप स्वयं अपना बर्थडे भूल सकते हैं लेकिन फेसबुक नहीं भूलता है। जिस डेट पर जिसका बर्थडे है तुरंत नोटिफिकेशन दे देता है, या आपने कोई पोस्ट 1 साल पहले की थी तो उसको आप बता देगा कि भाई 1 साल पहले आपने ये पोस्ट किया था, क्या आप इसे दोबारा शेयर करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को तरोताजा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? फेसबुक। कमाल का फीचर है भाई। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? 16,348, 10,84,576, 10,48,576 या 10,24,598? बताइए, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या होती है 10,48,576। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस्केप? कंट्रोल प्लस एस्केप का क्या उपयोग है? कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए, टास्क मैनेजर के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के लिए हम कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए कंट्रोल प्लस एस्केप हमने किया, स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो गया, और फिर से कंट्रोल प्लस एस्केप कर दिया तो स्टार्ट मेनू आपका हाइड भी हो गया। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कौन बाहरी खतरा नहीं है? ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, क्रैकर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई खतरनाक तो सभी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस है, एडवेयर भी एक वायरस है, क्रैकर्स भी वायरस हैं, और ये सभी वायरस कंप्यूटर नेटवर्क के लिए खतरे ही होते हैं। अगर आपने अपनी सिक्योरिटी को बेहतर नहीं बनाया है तो आपको काफी ज्यादा खामियाजा उठाना भी पड़ सकता है। अब नेक्स्ट, ऑक्टल एक्सप्रेशंस में RWXR प्रतिनिधित्व की अनुमति होगी। एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिटिकल टॉपिक यही है, लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड।
उसमें जो कार्य होते हैं उन सभी को पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो ई बुक मैंने आपके लिए बनाई है वहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज दिया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, साथ ही साथ लाइनक्स यूज की कमांड दी है, फुल फॉर्म्स, फाउंडर नेम, फाइल एक्सटेंशंस, ये सब एक कंप्लीट पैकेज में दिया है। तो जरूरत है आप सभी को तैयारी को बेहतर बनाना है तो फटाफट वीडियो के नीचे लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 744। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है यह आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि जनरेशन से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहले जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, दूसरे में किसका हुआ, तीसरे में किसका हुआ, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन हैं PIM/M, ICL 2950, IBM 1401 या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण इसमें है ऑप्शन ए PIM/M। अब ऐसे ही पूछ लेता है कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। ऐसे ही सेकेंड जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ, तो ट्रांजिस्टर का, मींस ट्रांजिस्टर का विकास सेकेंड जनरेशन में हुआ था। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का विकास हुआ। अब ट्रिपल सी एग्जाम में आईसी चिप का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और आईसी चिप का निर्माण किसने किया, तो जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई ने आईसी चिप का निर्माण किया था। ऐसी बात आ जाती है फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन में आविष्कार हुआ था VLSI का और पांचवी जनरेशन में हुआ था AI का। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट, URL में कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है? URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और कैरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है? 66, 255, 32 या 150? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 255। URL में कैरेक्टर की संख्या 255 होती है। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? हैंग, डेड, सेंसलेस या नन ऑफ दीज? भाई चालू रहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, देखो अगर डेड रहेगा तो चालू ही नहीं होगा। जैसा कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो क्या वो कोई रिएक्शन देगा? नहीं देगा, है ना, मीन्स तो स्टार्ट ही नहीं होगा, शुरुआत ही नहीं होगी कुछ। लेकिन यहां पर बात हुई है कि कंप्यूटर चालू है लेकिन चालू रहने पर कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो हैंग हो गया है। जिस जगह पर है उसी जगह पर वो रुका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैंग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, AI के पिता हैं, बताइए AI के पिता कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि AI का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन मैकार्थी। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है? Which computer have data transmission in a straight line? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है। फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत मैंने पढ़ाया था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इन सभी के बारे में।
अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो CCC ट्यूटोरियल से संबंधित है। तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल राशियों मीन्स भौतिक राशियों के अनुक्रमानुपाती काम करते हैं, मीन्स जैसे ताप दाब इन सभी के अनुरूप में काम करते हैं। वही डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी संख्याओं के आधार पर कैलकुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, MEA की सबसे सफल परियोजना कौन सी है बताइए। MEA की सफल प्रोजेक्ट में कौन शामिल है? पैन कार्ड योजना, पासपोर्ट सेवा योजना, डिजिटल भारत या इनमें से कोई नहीं। तो पैन कार्ड योजना या फिर पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। और MEA की सबसे सफल परियोजनाओं में शामिल है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, किस मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप पाया जाता है बताइए। पेज सेटअप का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है? टूल्स मीनू में, फाइल मीनू में, स्लाइड्स मीनू में या नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप का ऑप्शन पाया जाता है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कैसे पेज सेटअप काम करता है। अब बात की गई थी पेज सेटअप की, तो पेज सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में, क्योंकि पेज यहीं पर होते हैं। ये है आपका फाइल मेनू। यहां पर आप जाएंगे तो प्रिंटर सेटिंग का दिया गया है, प्रिंट प्रीव्यू का दिया गया है, प्रिंटर का, प्रॉपर्टीज का, डिजिटल सिग्नेचर का। तो यहां पर आप प्रिंटर सेटिंग के अंतर्गत जाएंगे, मीन्स जब आप प्रिंट करते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पेज सेटअप का। ठीक है, प्रिंटर का दिया गया है, फिर यहां पर रेंज एंड कॉपीज का दिया गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको कंटेंट के साथ में पेज का बैकग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए, इमेज और अदर ग्राफिक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, हिडन टेक्स्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप यहां पर कर सकते हो। तो पेज सेटअप जो है ये आपको मिल जाता है फाइल मेनू के अंतर्गत। इसके अलावा यहां पर न्यू, ओपन रिमोट, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में रीसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज पे आप जाकर ये चेक कर सकते हो कि हमने अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना क्या उपयोग किया है, मीन्स फाइल कब क्रिएट की गई, उसको कब मॉडिफाई किया गया, क्या टेम्पलेट यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कितनी बार उसमें एडिटिंग हुई है, कब एडिट हुआ है, ये सब कुछ आप वहां पर जानकारी के रूप में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहते हैं बताइए, क्या कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर। MQTT का फुल फॉर्म क्या है? मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में मात्र यहां पर MEN और N ना होने का है, मीन्स N होने और ना होने का ही सिर्फ इसमें डिफरेंस है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब MQTT कैसे वर्क करता है यह भी आप समझ लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस पे काम करता है, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर को आप देख रहे हैं, ये पब्लिश कर रहा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, MQTT ब्रोकर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप ये सभी आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को डाटा प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। APS में P का क्या अर्थ है? पेमेंट, पर्सिंग, प्रोसेसिंग या प्रोक्योरमेंट? अब APS में P का मतलब, P मतलब क्या है ये बताना है। अगर आपको पता होगा कि APS का फुल फॉर्म क्या है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो APS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है बताइए।
कैल्क में कोई कॉलम है, अगर उस कॉलम को फिक्स करना है तो किसके द्वारा हम फिक्स कर सकते हैं? डॉलर साइन के द्वारा, हैश साइन के द्वारा, या फिर अदर साइंस के द्वारा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉलर साइन के द्वारा हम किसी भी कॉलम को फिक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में होती है? नेटवर्क सेशन लेयर के बीच में, नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर के बीच में, नेटवर्क प्रेजेंटेशन, या डाटा लिंक और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में? OSI मॉडल में कौन सी लेयर किस लेयर के बीच में होती है, या पहली लेयर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, पांचवी कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इसीलिए अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं और कैसे हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्क और सेशन लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो यहां पर देखिए आपकी 7 लेयर होती हैं, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। इन सभी को आप एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। इसको एक ट्रिक मैंने बनाई है। P फॉर क्या हो गया? प्यारे, है ना, प्यारे। और D फॉर क्या है? दोस्त, दोस्ती बहुत निभाते हैं आप लोग, है ना। तो प्यारे दोस्त, और N से कोई भी आप नाम ले लीजिए। मैंने यहां पर ले लिया, मान लीजिए नीलेश, है ना। प्यारे दोस्त नीलेश। T फॉर तुम्हारी, S फॉर शादी, है ना, शादी। और P फॉर पर, और A फॉर आऊंगा। तो यहां से आप याद कर सकते हो एक ट्रिक के द्वारा कि प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, है ना। तो इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट, पेपल के लिए बोलचाल का नाम क्या है? बताइए। पेपल, कैश, वर्चुअल वॉलेट, पेपल मनी, ऑनलाइन वॉलेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेपल को हम वर्चुअल वॉलेट के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ FDM। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए। तो FDM का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रेंचाइजीज डिलीवरी मैनिफेस्ट, या A एंड B दोनों? बताइए FDM का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? तो FDM का फुल फॉर्म होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A एंड B दोनों। तो CCC ऑक्सीजन बैच की इस 8वीं क्लास में इतने क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई हो। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी, या अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम पर आपकी काफी हेल्प हो सके। और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को, जहां पर आपको इसकी PDF भी अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।